हाँ जी, प्यारे मित्रों नमस्कार। आप सभी के माता-पिता को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का उड़ान मास्टर क्लासेस में। मित्रों आप सभी जानते हैं कि मैं अधिकतर वही टॉपिक आपके लिए लेकर आता हूँ जो आप लोग कमेंट करते हैं। लेकिन कल मैं थोड़ा पेपर का एनालिसिस कर रहा था तो मैं देख रहा था कि एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में अभी तक किसी ने मुझे कमेंट ही नहीं किया और इस टॉपिक से हमेशा आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। काव्य के बारे में। जी हाँ मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका यहाँ से 2-3 प्रश्न तो पूछा ही जाता है। कौन सा प्रबंध काव्य है, कौन सा खंड काव्य है, कौन सा महाकाव्य है, कौन सा चंपू काव्य है। इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार पूछा जा रहा है और आप लोग इस पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो आज संडे था तो थोड़ा हमने सोचा कि इसको थोड़ा और खुशनुमा बनाते हैं। एक अच्छा और बेहतरीन टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं। जी हाँ मित्रों, काव्य के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। जितना जो कुछ भी यहाँ से पूछा जाता है 1-2 नंबर का यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। तो मित्रों आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा मित्रों, क्योंकि आप सभी के लिए हम एक बहुत अच्छी चीज़ प्लान करने जा रहे हैं। सोचिएगा कि क्या वो हो सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है काव्य। क्या होता है काव्य? क्या होता है जब किसी घटना या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा में व्यक्त किया जाता है तो उसे काव्य कहते हैं। अब काव्य जरूरी थोड़ी नहीं कि हिंदी में ही हो, ये संस्कृत में भी होता है, ये आपका इंग्लिश में भी होता है, ये आपका उर्दू में भी होता है, फारसी में भी होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब किसी घटना को या मनोभाव को कलात्मक रूप से हम किसी भाषा में व्यक्त करते हैं तो उसे काव्य कहते हैं। काव्य जो है वो आपका संधि विच्छेद से बनकर बना है। जैसे कवि है मूल शब्द है और इसमें यद जो है आपका प्रत्यय लगा है, उससे मिलकर काव्य का निर्माण हुआ है। अच्छा, तो फिर साहित्य किसे कहते हैं मित्रों? साहित्य कहते हैं काव्य के संग्रह को। काव्य के संग्रह को हम साहित्य कहते हैं। आइए देखते हैं काव्य के जो भेद होते हैं मुख्यतः कौन कौन से हैं। तो मित्रों जो काव्य के भेद होते हैं ना, वो होते हैं आपके दो। ठीक है, एक होता है आपका स्वरूप के अनुसार, ठीक है, दूसरा होता है आपका शैली के अनुसार। हम दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, स्वरूप के अनुसार में सबसे पहले ये दो भागों में बढ़ जाता है। एक आपका श्रव्य काव्य, एक होता है आपका दृश्य काव्य। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, श्रव्य काव्य यानी कि सुनने वाला, पढ़ने वाला। ठीक है, दृश्य काव्य जिसको हम देख सकते हैं और उसको अनुभूति कर सकते हैं। श्रव्य काव्य आगे चलकर ये भी आपका दो भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन से भाग हैं? एक है आपका प्रबंध काव्य और दूसरा है आपका मुक्तक काव्य। ठीक है, थोड़ा इसको ध्यान रखना। अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि श्रव्य काव्य के मुख्य दो भाग कौन कौन से हैं, तो प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य को भी आगे चलकर हम दो भागों में बांटते हैं और ये होते हैं आपका, एक होता है आपका खंड काव्य, दूसरा होता है महाकाव्य। अगर पूछ लिया जाए खंड काव्य और महाकाव्य किस काव्य के भाग हैं, तो ये प्रबंध काव्य के भाग हैं। थोड़ा इसको, ये जो इधर वाली स्लाइड है इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना। स्वरूप के अनुसार दो भागों में, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य को हमने पहले फिर से दो भागों में बांटा, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। और प्रबंध काव्य को भी आगे चलकर दो भागों में बांटा, खंड काव्य और महाकाव्य। शैली के अनुसार जो होता है वो तीन मुख्य भाग हैं। एक है आपका पद्य काव्य, दूसरा है गद्य काव्य और तीसरा है आपका चंपू काव्य। आइए सबके बारे में पढ़ लेते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं प्रबंध काव्य के बारे में। ठीक है, प्रबंध काव्य क्या होता है? जब किसी काव्य में कोई कथा एक व्यवस्थित क्रम में वर्णित होती है। मतलब कि प्रबंध काव्य, अब होता है ना कि मैनेजमेंट, आपने पढ़ाई होगा, मैनेजमेंट मैनेजमेंट करते हैं ना, तभी तो हर चीज़ें एक सुचारू रूप से चलती है ना। तो वही मैनेजमेंट है। ये प्रबंध काव्य क्या है? एक मैनेजमेंट है। जब किसी काव्य में कोई कथा एक व्यवस्थित क्रम में वर्णित हो। इसके दो भाग कौन कौन से थे? खंड काव्य और महाकाव्य। खंड काव्य जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, टुकड़ों में। खंड क्या मतलब? खंड खंड कर दो, मतलब टुकड़े टुकड़े कर दो। तो इसमें क्या होता है? किसी के जीवन की किसी एक ही घटना का वर्णन होता है। जिस काव्य में किसी भी महापुरुष को हो सकता है या कोई घटना हो सकती है, केवल एक ही घटना का वर्णन होता है, तो उसे हम कहते हैं खंड काव्य। इसमें जो सर्ग होते हैं 7 या उससे कम सर्ग होते हैं। पेपर में यही से क्वेश्चन पूछा गया है कि किस काव्य में 7 या उससे कम सर्ग होते हैं, तो कौन होता है? खंड काव्य। हो गया ना। जैसे कि आपका सुदामा चरित्र, किसी एक घटना का वर्णन। जयद्रथ वध, किसी एक घटना का वर्णन। पंचवटी, किसी एक घटना का वर्णन। हल्दी घाटी, जैसे किसी एक युद्ध का वर्णन। हो गया। महाकाव्य में देखते हैं क्या है। महाकाव्य में मित्रों क्या होता है? किसी ऐतिहासिक या पौराणिक महापुरुष के जीवन की संपूर्ण घटनाओं का वर्णन हम किस में करते हैं? महाकाव्य में। खंड काव्य क्या था? टुकड़ों में था। महाकाव्य पूरा समाहित है। किसी भी पौराणिक महापुरुष हो सकता है या पौराणिक घटना हो सकती है, उसके जीवन की संपूर्ण घटनाओं का वर्णन हम इसमें करते हैं। इसमें सर्ग कौन कितने होते हैं? इसमें 8 या उससे अधिक सर्ग होते हैं। इसमें 8 या उससे अधिक सर्ग। सर्ग का मतलब क्या होता है? भाग, अध्याय। जैसे कि रामचरितमानस में आपने देखा है कि 7 अध्याय होते हैं। हालांकि रामचरितमानस में होते तो 7 अध्याय हैं, लेकिन उसे हम रखते हैं महाकाव्य में।
क्यों? क्योंकि इसमें किसी जैसे भगवान राम है उनके जीवन की संपूर्ण घटनाओं का वर्णन है, इसलिए हम उसे रखते हैं महाकाव्य में। तो ये एक अपवाद भी कह सकते हैं, लेकिन आप कन्फ्यूज मत होना मित्रों। मेन चीज़ यही है कि किसी एक की घटना का, किसी एक महापुरुष की जीवन की संपूर्ण घटनाओं का वर्णन हम महाकाव्य में करते हैं। जैसे कि क्या होता है, अच्छा एक और क्या होता है, इसमें एक ही रस की प्रधानता होती है। प्रत्येक सर्ग की रचना हम छंदों में करते हैं और मुख्य कथा के साथ साथ लघु कथा का भी स्थान रहता है। जैसा कि मुख्य कथा क्या, राम जन्म होता है, उसके बाद में क्या होता है कि वो वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में जाते हैं, विश्वामित्र के आश्रम में जाते हैं, वहाँ मारते हैं, ताड़का वध भी करते हैं, ठीक है। वहाँ पर है ना कि वो मारते हैं उसको, सतजो जब सागर पार गिरता जाता है, कौन सा वो राक्षस होता है ना, मुझे मारीच, है ना। तो इस तरह का, और राम सीता का बाद में मिलन होता है, फिर स्वयंवर होता है, फिर उसके बाद में वो कैकेयी मंथरा की कहानी आती है। तो इस तरह मतलब छोटी छोटी कहानियों का भी वर्णन इसमें रहता है कि मुख्य कथा के साथ साथ इसमें लघु कथा का भी वर्णन रहता है, ठीक है। जैसे कि रामचरितमानस है, पृथ्वीराज रासो है, कामायनी है, साकेत है, उर्वशी है, इन सब में क्या है कि किसी एक के जीवन की संपूर्ण घटनाओं का वर्णन रहता है। तो ये आपका रहता है महाकाव्य में। आगे चलते हैं मित्रों। फिर आता है आपका मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य क्या होता है? तो मुक्तक काव्य आप सभी जानते हैं, यहाँ पर आइएगा, आप देखिएगा मित्रों, यहाँ पे आप देखते हैं श्रव्य काव्य में दो भाग होते थे। एक था आपका प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य में खंड काव्य मतलब टुकड़ों में वर्णन, महाकाव्य पूरी संपूर्ण घटना का वर्णन। अब पढ़ते हैं मुक्तक काव्य के बारे में। मुक्तक काव्य मित्रों क्या होता है? एक छंद के माध्यम से किसी एक घटना का वर्णन, मतलब एक ही छंद के माध्यम से किसी एक घटना का वर्णन कर दिया जाता है। अगला जो छंद होगा उसमें किसी और घटना का वर्णन होगा, ऐसे आप समझ लीजिए। एक छंद में ही किसी एक घटना का वर्णन कर दिया जाएगा, जो अगला इनका वो छंद होगा वो उसमें किसी और चीज़ के बारे में बात होगी, ठीक है। दूसरे छंद में कोई और एक और घटना होगी। जैसा कि क्या होता है, जैसे कबीर के दोहे होते हैं, हर एक दोहे का इनका एक अलग अर्थ होता है। कोई भी दोहा उठा के इनका देख लीजिए, ये नहीं कि आप इसमें आपस में इनका संबंध बना सकते हैं। रहीम के दोहे भी ऐसे ही हैं, सूरदास जी के दोहे, बिहारी के दोहे, एक ही पूरे दोहे में क्या होता है, एक ही छंद में पूरी घटना का वर्णन कर देते हैं। अगला जो दोहा होगा उसमें एक और घटना का वर्णन होगा, ठीक है। तो ये मुक्तक काव्य होता है कि एक ही छंद के माध्यम से किसी एक घटना का वर्णन कर देते हैं। दृश्य काव्य क्या होता है? जैसा कि आपने शुरुआत में ही देखा था कि आपका स्वरूप के अनुसार में क्या था, स्वरूप के अनुसार क्या था, यहाँ पर आप देख सकते हैं मित्रों, श्रव्य काव्य, अदृश्य काव्य। तो यहाँ पर हमने श्रव्य काव्य पूरा हमने पढ़ लिया यहाँ पर। अब दृश्य काव्य में क्या होता है? दृश्य काव्य में जैसे ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि आप देखते भी हैं, सुनते भी हैं, है ना, उसके बाद में काव्य की अनुभूति करते हैं, है ना। जैसे कि कोई मूवी आप देख रहे हैं, जैसे आप हमें देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, आपको कोई चीज़ बता रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, जैसे कोई नाटक है, कोई सीरियल है, जैसे मान लें आदि पुरुष मूवी आप देखने गए, ठीक है। हालांकि वो मूवी पता नहीं कैसे क्या बना दिए हैं भाई साहब, हैं, बताइए, इतना खिलवाड़ कर दिए, ठीक है। नाटक है, कोई सिनेमा है, सीरियल है, अधिकांश महिलाएं, माताएं, बहनें हमारी क्या होती है, सीरियल के चक्कर में सौ सौ होता है, एक ही चीज़ को बार बार सौ सौ करता रहता है। पता नहीं क्या होता है भाई साहब, सीरियल मुझे कभी समझ में ही नहीं आया, ठीक है। तो दृश्य काव्य यही होता है कि हम क्या होता है, दृश्य और श्रव्य दोनों के माध्यम से काव्य की अनुभूति करते हैं। आगे चलते हैं कि पहले आपने पढ़ा था स्वरूप के अनुसार, बाद में हम पढ़ते हैं शैली के अनुसार। शैली के अनुसार मुख्य भाग होते हैं तीन, एक होता है पद्य काव्य, दूसरा होता है गद्य काव्य, तीसरा होता है आपका चंपू काव्य। पद्य काव्य में क्या होता है कि इसमें पद्य मतलब काव्य में गाए जाने वाले पद, जैसे दोहा, सोरठा और चौपाई के माध्यम से गाए जाने वाले पद आपके पद्य काव्य में आते हैं। इसमें भाव और कल्पना की प्रधानता होती है, मतलब कि जिस किसी काव्य को आप गा कर पढ़ते हैं, है ना, जैसे रामचरितमानस है, इसे आप गा कर पढ़ते हैं, गीतांजलि है, इसे आप गा कर पढ़ते हैं ना, लयबद्ध करते हैं, छंद युक्त कहते हैं, इसमें आपको दोहा, सोरठा, चौपाई वगैरह मिलती रहती हैं, तो ये होता है आपका पद्य काव्य। गद्य काव्य क्या होता है, जैसे कोई कहानी है, कोई कथा है, तो कथा या कहानी के रूप में छंद रहित वर्णन, इसमें छंद वगैरह नहीं रहता है, इसमें एक नॉर्मल सी कहानी होगी, वही आपका पद्य होता है। जैसे क्या होता है, कोई उपन्यास आप पढ़ते हैं, कोई नाटक आप पढ़ते हैं, एकांकी आप देखते हैं, कोई इसमें जरूरी थोड़ी ना है, इसमें आपका संवाद होते हैं, एक कहानी के रूप में वर्णन होता है। अंतिम है आपका चंपू काव्य। चंपू काव्य में क्या होता है, गद्य और पद्य के मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहते हैं। मतलब जो चंपू काव्य मित्रों होता है, इसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है। जैसे यशोधरा है, जब कभी आप इसको पढ़ेंगे तो देखेंगे आप, इसमें गद्य भी है और पद्य भी है। चंपू रामायण, ठीक है, इसमें गद्य और पद्य में भी है। आनंद वृंदावन, भारत दुर्दशा, ये सब क्या है, इसमें गद्य और पद्य दोनों में है। तो क्या हमने पढ़ा, काव्य को हमने शैली के अनुसार पढ़ा, पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य। पद्य काव्य में गा सकते हैं आप, ठीक है, छंद युक्त, लय युक्त, ठीक है, दोहा, सोरठा, चौपाई के माध्यम से, गीतांजलि, रामचरितमानस। गद्य काव्य में क्या था, कथा या कहानी के रूप में छंद रहित वर्णन होता है, उपन्यास, नाटक, एकांकी।
चंपू काव्य में क्या होता है, गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है। यशोधरा, चंपू रामायण, आनंद वृंदावन, भारत दुर्दशा। मुक्तक काव्य में क्या होता है कि एक छंद में एक ही घटना का वर्णन होता है, दूसरे छंद में कोई और घटना का वर्णन होता है। जैसे कबीर के दोहे, रहीम के दोहे, सूरदास जी के दोहे, बिहारी जी के दोहे। दृश्य काव्य क्या होता है, जिसमें आप देखते भी हैं, सुनते भी हैं, जैसे कोई नाटक है, कोई मूवी है, कोई सीरियल है, कोई सिनेमा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, प्रबंध काव्य में क्या होता था, प्रबंध काव्य को दो भागों में बांटा गया। खंड काव्य, किसी जीवन की एक ही घटना का वर्णन, ठीक है, जैसे सुदामा चरित्र होता है, जयद्रथ, पंचवटी, हल्दीघाटी। खंड काव्य की मेन पहचान क्या है, इसमें 7 या कम सर्ग होते हैं। महाकाव्य में 8 या उससे अधिक सर्ग होते हैं। हालांकि रामचरितमानस में भी 7 ही सर्ग हैं, 7 ही अध्याय हैं, लेकिन फिर भी हम उसे महाकाव्य की श्रेणी में रखते हैं क्योंकि इसमें भगवान राम की संपूर्ण जीवन की घटनाओं का वर्णन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं, ठीक है। काव्य के भेद वगैरह ये तो हमने आपको बता ही दिया, पद्य काव्य बता दिया, गद्य काव्य बता दिया, चंपू काव्य बता दिया, सब कुछ तो बता दिया आपको, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा, कोई डाउट हो कमेंट करिएगा, और कौन सा टॉपिक आपको जल्दी चाहिए तो वो भी बता दीजिएगा। हालांकि मैंने अधिकतर टॉपिक आपको करा दिए हैं, 1-2 टॉपिक रह गए हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, शायद मुझे और ध्यान आ जाए, ठीक है। बाकी मित्रों आप अच्छा करेंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे, कोई टेंशन मत लीजिएगा और सब कुछ अच्छा होगा। धन्यवाद मित्रों।